नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 1 जुलाई 2021 को देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। जुलाई को हर साल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। कोरोना काल में ये विशेष दिन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देश में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो वहीं डॉक्टर्स डे दुनिया भर में अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर डे पर ट्वीट करके कहा कि माता पिता के बाद अगर ईश्वर का दर्जा किसी को मिलता है तो वो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है, इसलिए सभी लोग देश भर में डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, इसके लिए। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से देश की सेवा की, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टर्स ने लाखों लोगों की जान बचाई है। कई डॉक्टर्स ने अपने अथक प्रयासों में अपना बलिदान भी दिया है। मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है।
डॉक्टर्स डे पर इंडिया न्यूज हरियाणा के विशेष कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर आईटीबी ग्रुप की सराहना की। विज ने कहा कि डॉक्टर्स के पैनल के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा ने लोगों को जागरूक किया। विज साहब की सख्ती आगे भी बरकरार रहेगी, मैं यही जानना चाह रहा था। विज साहब, आपने कहा कि सबका सहयोग चाहिए। मीडिया कर्मी होने के नाते, चैनल होने के नाते, ग्रुप होने के नाते हमारा भी धर्म है और हमारे चैनल ने किया भी। आईटीवी ग्रुप, इंडिया न्यूज हरियाणा और हमारा आईटीवी जो पूरा परिवार है, हमने भी तमाम डॉक्टरों से लोगों का सीधा संवाद कराया ताकि जागरूकता फैले। वैक्सीन को लेकर जो अगर कोई भ्रम है, कोई गुमराह कर रहा है, तो वो भी दूर हो। इस प्रयास के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और आपने किया। मैं सभी जो संस्थाएं हैं या सभी और लोग हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि इसके बारे में वो अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को इसकी भ्रांतियां दूर करने में लगे। कुछ लोगों में अभी भी है भ्रांतियां, क्योंकि शुरू में काफी दुष्प्रचार हो गया और लोगों पर उस बात का असर हो गया। तो आपने बहुत अच्छा अपने चैनल के माध्यम से, मैं देखता भी रहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक करते हैं और आप भिन्न प्रकार के डॉक्टरों को लाकर उनकी चर्चा भी कराते हैं, क्योंकि इसमें कोविड में भी और पोस्ट कोविड में भी जो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, उसमें लोगों के ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। साइंटिफिक तरीके से उनको बताने की आवश्यकता है और आप ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। डॉक्टर्स डे के मौके पर गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत हुई। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया। मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन की सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना गुरुग्राम। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स डे पर आज हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन पर भी अब वैक्सीन की शुरुआत यहां पर की गई है स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा। इसमें डीएमआरसी भी साथ में है। आप देख सकते हैं कि ये गुरुग्राम का हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, जहां पर बाहर एक कतार है। जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं। सर, मेट्रो स्टेशन पर आज से एक शुरुआत डॉक्टर्स डे पर, किस तरीके से ये पूरी मुहिम रहेगी और किस तरीके आगे ये पूरी मुहिम चलेगी? बिल्कुल, आज डॉक्टर्स डे पे हमने गुड़गांव को एक तोहफा देने की कोशिश करी है और ये अपने आप में एक देश में पहले किस्म का एक्सपीरियंस है, प्रथम प्रयास है, जिसमें किसी मेट्रो स्टेशन पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और न केवल संभवतः देश में बल्कि दुनिया के बहुत कम हिस्से ऐसे रहे होंगे जहाँ इस किस्म का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये लोग 8 बजे से लेकर या उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं। और हमने एक कोशिश की है कि इनके लिए मेट्रो में ट्रैवल करना आवश्यक नहीं है, मेट्रो टिकट इनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। अगर ये सिर्फ यहाँ पर आएँ और वॉक इन है, आप अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन करवाकर सीधा वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। और अगर किसी ने प्री रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो उनका समय उतना ही बचेगा वैक्सीनेशन के लिए। तो कितने स्लॉट इसके लिए रखे गए हैं? अगर बात करें कितने लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन रहेगी और आज की क्या पूरी मुहिम? आज हमने 250 का स्लॉट रखा हुआ फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस देख के अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको 500 तक भी आज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमने गुड़गांव में 50,000 का वैक्सीनेशन का टारगेट रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाना भी चाहेंगे पूरी कतार जो है मेट्रो स्टेशन पे अगर बात करें तो इस तरीके से लगाई गई है। एक शुरुआत खासकर ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने काम के लिए घर से अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में मेट्रो से सफ़र करते हैं तो मेट्रो स्टेशन पर ही वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा हो सकते हैं। अपनी वैक्सीन यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो ये तमाम लोग हैं। ये गुरुग्राम का हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर एक ये शुरुआत की गई है कि अब मेट्रो स्टेशन पर भी वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन है ये देश का जहां पर वैक्सीन लगेगी लोगों को। लोग यहां आकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। निःशुल्क ये वैक्सीन रहेगी, जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से, हालांकि डीएमआरसी भी इनके साथ में है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए।
सीएम ने कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा उपचार संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम जो उपलब्धता की चीजें हैं जिनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन, टेरिसिजुमेब और बारीकी से इनकी जानकारी सीएम ने ली ताकि कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी उपकरण या फिर दवा की कोई कमी ना हो। सीएम मुख्यमंत्री कोविड-19 की चिकित्सा तैयारियों के संबंध में उन्होंने बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे थे। स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया तेजी से लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और स्टाफ को रेशनलाइज करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन युक्त लैस बेड, आवश्यक दवाओं और नियोटेनल वेंटिलेटर और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जांच करने के लिए भी निर्देश दिए और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनके लिए निर्देशित सीएम की ओर से किया गया है। हरियाणा में सबसे गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को उनकी पसंद का रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को 6 विभागों को एक संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि एक संयुक्त टीम में 6 मुख्य विभागों जैसे विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में से एक सदस्य शामिल होना चाहिए। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि इस टीम में शामिल प्रत्येक विभाग को अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत सूची बनानी चाहिए ताकि चिन्हित परिवारों के सदस्यों को इनकी बारीकी से जानकारी दी जा सके। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आय सत्यापन के आधार पर अब तक राज्य में सबसे कम आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान की गई है, जिनकी आय 50,000 रुपए से कम है। दिल्ली की सीमाओं पर बीते काफी लंबे वक्त से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार किसान संगठनों और नेताओं से कृषि विधेयकों के अलावा अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण के हित में बात की है और किसानों से बात करने को हम तैयार हैं। कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले 20 साल तक देश के अनेक कृषि विद्वानों ने एक्सरसाइज किए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने समय में इस दिशा में प्रयत्न किए हैं। परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में एक कृषि सुधार बिल आए हैं। देश के अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश यूनियन और अधिकांश किसान इन बिलों के समर्थन में हैं। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है, रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बंदूक और पुलिस फोर्स के दम पर सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। देश की जनता पर कब्जा ही तो है। अब कोई वो तो चल रही नहीं कि यहाँ सरकार किसी के एक और वो सबकी बात सुन रही। वो तो कुछ लोग हैं जो कब्जा करके और पुलिस की ताकत पे अपना राज चलाना चाहते हैं। यही तो हालत हो रहा। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। आप बातचीत करो, जो मसले है उसका समाधान करो। मतलब जो आज हो रहा है प्रदेश और पूरे देश में, वो देश की जनता देख रही है। आप बंदूक के पुलिस फोर्स के ताकत पे उसको दबाना चाहते हो, वो जनता नहीं दबेगी। जिस उद्देश्य से आए हैं, हमारा है कि 3 कानून वापसी नहीं होंगे तो हम वापसी नहीं जाएंगे। हम धरना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं यहाँ पे, तो पीछे कैसे चल जाएंगे।
हिंसक होते जा रहे किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते, ये हर जगह हिंसात्मक होते जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि कृषि कानूनों के अलावा अब किसान नेता देश और प्रदेश के अन्य मुद्दों को भी बढ़ चढ़कर भुनाने लगे हैं। आंदोलन को सफल बनाना किसानों आंदोलन के नेताओं का काम होता है, लेकिन अब ये अपनी जान बचाने के लिए अन्य मुद्दों को टांग अड़ाने लगे हैं, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए थे उसमें फेल हो चुके हैं। नहीं, अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना जी। अब इनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के लीडरशिप पर होती है। तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाके और मसलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे के लिए ये इकट्ठे हुए थे उस मुद्दे में पूरी तरह फेल हो गए। गलत है। अब किसान जो हर रोज जो हिंसक होता जा रहा है, महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते, हिंसा का कोई काम नहीं है। अब ये हर जगह के ऊपर ये हिंसात्मक गतिविधियों में आते जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आंदोलन में शामिल 2 और किसानों की मौत हो गई। दोनों किसानों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। दोनों किसान पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले थे। मृतक किसानों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया। पिछले 7 महीने के अंतराल में किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ करार दे दिया। आज इसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम करा के ਅਸੀਂ और हरियाणा कांग्रेस की बैठक दिल्ली में की गई। बैठक की अध्यक्षता विवेक बंसल ने की। हरियाणा कांग्रेस की इस बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही निकाय आगामी चुनावों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विवेक बंसल ने बताया कि बहुत दिनों से विधायकों से संवाद नहीं हुआ था। विधायक क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पार्टी को काम करना है, और इन सब मुद्दों के तहत आज की बैठक की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक सकारात्मक तौर पर की गई। बैठक में सबका सुझाव लिया गया। विवेक बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर जो बयान दिया वो सरासर गलत है। किसानों की भावना इस बयान से आहत हुई है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। गरौंडा पहुंचे डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि पुलिस न डरती है न थकती है, पुलिस निरंतर आगे बढ़ती है। कोरोना काल में भी पुलिस ने अपना कार्य जारी रखा। महामारी में 7,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, बावजूद इसके पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य किया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में क्रांति हुई है और उच्च शिक्षित युवा हरियाणा पुलिस में शामिल हुए हैं और सभी वर्गों को अवसर मिले हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस अकादमी में पास आउट परेड ग्राउंड में 86वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। पुलिस महानिदेशक मनोज कुमार यादव रिक्रूट बैच के पास आउट समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पुलिस अकादमी में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले 280 महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की परेड में सलामी ली। प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को सत्य निष्ठा से कानून की पालना कराने की शपथ भी दिलाई। कोरोना काल के बीच आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। पहले से ही महंगे पेट्रोल और डीजल की मार झेल रहे लोगों पर आज से कई चीजों की मार और पड़ने लगी है। जुलाई महीना शुरू होते ही कई और चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जो खर्चा बढ़ाने वाला है। दूध हो या फिर बैंक का सर्विस का चार्ज, जुलाई में सब महंगा हो रहा है। अमूल दूध के दाम 2 रुपये लीटर बढ़ गए हैं। तो दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी गुजरात, 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं। तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब 25 रुपये अधिक चुकाने होंगे। दिल्ली में अगर घरेलू सिलेंडर के दाम की बात करें तो 1 जुलाई को दिल्ली में सिलेंडर 834 रुपये का है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब ग्राहक महीने में 4 बार ही पैसा निकाल पाएगा, और अगर इससे अधिक बार पैसा ब्रांच से निकाला गया तो 15 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
गुरुग्राम में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बदमाशों ने मानेसर में सरेआम शराब कारोबारी पर फायरिंग की, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। एक युवक दोनों हाथों में हथियार से फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। शराब कारोबारी गुलबीर सिंह गांव बास हरिया का सरपंच भी है। फर्जी कंपनी बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले यूपी के एमएलसी इकबाल हाजी पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। उसके खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियों की जांच कर रही है, लेकिन हरियाणा में यमुना नदी के ठेकों की जांच में प्रशासन नर्म रवैया अपनाए हुए है। सेव इंडिया सोसाइटी सचिव रणवीर सिंह ने पीएम को भेजी गई शिकायत में बताया कि जो गड़बड़ी इकबाल ने यूपी में की है, उसी तरह की गड़बड़ी यमुनानगर में भी की जा रही है। इस संबंध में हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा गया है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए सेव इंडिया सोसाइटी सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि पीएम को भेजी गई शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि खनन विभाग का कोई अधिकारी इकबाल को बचाने का काम कर रहा है। तो इसने बहुत थोड़े थोड़े क्षेत्र का अपने नौकरियों के अपने साथियों के नाम से ले रखा था, लेकिन ये पूरा यहाँ से और दिल्ली तक पूरा माइनिंग का काम इसी का था। धड़ल्ले से दिन रात काम चलता था। सरकार नहीं जागी, सरकार ने नहीं देखा इसके इतने इलीगल धंधे हैं और इसके बाद भी इसको इलीगल तरीके से यहाँ पे संरक्षण मिला, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमने तो अपने सर पे कफन बांध रखा है। हम इतने बड़े माफिया से बिल्कुल नहीं डरेंगे। इसने हमारे परिवार के ऊपर खूब मुकदमे लगवाए हैं, मेरे ऊपर इसने गुंडा एक्ट लगवाई एक दिन में। मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई कि यहाँ से छोटे अधिकारी से लेकर और एसएसपी साहब तक, और इसने एक दिन में मेरे पे और मेरे भाई पे ऊपर गुंडा एक्ट लगवाई और हमारी कुर्की तक करवा दी, फर्जी नोटिस कई करोड़ की रिकवरी निकलवा के। तो लेकिन हम तब भी नहीं डरे और ना आगे डरेंगे, और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अगर यहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिले। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।